हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जो 1857 की क्रांति थी, महान क्रांति थी, उसके कारण क्या क्या थे, उसके तात्कालिक कारण क्या क्या थे, साथ ही वो जो क्रांति थी वो किस हिसाब से मतलब भारत में किन किन हिस्सों में उसका विस्तार था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और क्या क्या कारण रहे उस क्रांति के, ये हमने डिटेल से देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, क्योंकि कल वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इस वजह से आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण है। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं आज वो हम क्लियर करेंगे। चलिए हम देखेंगे भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उस महान क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या रहे वो देखेंगे। चलिए, तो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने समझ तो पहले वीडियो में बना दी थी, अब हम देखते हैं फटाफट असफलता के कारण। पहली बात है, मैंने आपको बताया था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका जो क्षेत्र था वो क्या था, सीमित क्षेत्र था। ठीक है, इंडिया के क्या था, ये जो ये पोर्शन है यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बंगाल और बिहार का जो एरिया था, दिल्ली, इस एरिया में ये क्रांति हुई थी। जबकि जो दक्षिण भारत का एरिया था, ये एरिया पूरा छूटा हुआ था, क्योंकि ये एरिया क्रांति से प्रभावित नहीं था और ना ही इस क्रांति में सम्मिलित था। ठीक है, तो इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इसका जो क्षेत्र था इस क्रांति का, वो सीमित क्षेत्र था। अगर पूरे भारत में एक क्रांति फैली होती तो निश्चित था कि 1857 में ही हम लोग आज़ाद हो जाते। ठीक है, तो एक ये कारण रहा इसका। दूसरा कारण क्या था कि जो 1857 की क्रांति थी, इसमें एक सर्वमान्य नेता का अभाव था। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसी ऐसे नेता का अभाव था जो योग्य हो, क्योंकि योग्य नेता तो इसमें बहुत सारे थे, लेकिन सर्वमान्य नेता नहीं था। जैसे पर्टिकुलर एरिया थे, झांसी का अलग था, कानपुर का अलग था, इलाहाबाद का अलग था, बिहार के कुछ क्षेत्र थे, इनमें अलग था। तो सबके नेता अलग थे, कोई ऐसा नहीं था कि इन सबका एक नेता हो तो उसके साथ ही आगे बढ़े। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं इसके बाद जब 1885 में कांग्रेस एक संगठन के रूप में सम्मिलित हुई, तो उसने देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने। तो तब क्या था, एक संगठन था और उसके कुछ सर्वमान्य नेता थे जिनकी बात पूरा देश मानता था। ठीक है, तो लोग उनको फॉलो करते थे, लेकिन इस क्रांति में इस चीज़ की कमी थी अभी। तो ये असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, साथ ही तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि क्रांतिकारियों के पास कोई नीति और कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही। विद्रोह जब इसमें स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी, प्रोग्रामिंग क्या होगी आगे की, ये कुछ भी नहीं था, इन सब का अभाव था। बस ब्लाइंडली वो लोग विरोध करते जा रहे थे, कहीं जीत रहे थे, कहीं हार रहे थे, और ब्रिटिश उनका विद्रोह दबाते चले जा रहे थे। लेकिन कोई हमारी पॉलिसी नहीं थी तब कि आगे क्या करेंगे। अगर किसी क्षेत्र में हार जाते हैं तो उसके बाद पॉलिसी क्या रहेगी, कहीं पे जीत रहे थे उसके बाद पॉलिसी क्या रहेगी, इस चीज का अभाव था तब। ठीक है, चलिए, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो संचार के माध्यम थे तब कुछ भी नहीं थे एक प्रकार से, है ना। तो इस वजह से ये नीतियां और कार्यक्रम का अभाव इस समय था। साथ ही हम देखेंगे कि संगठन का अभाव था। बिल्कुल सही, जो मैंने आपको बताया कि इन क्रांतियों के बाद आपने देखा होगा कि भारत में संगठित हुए, फिर अलग अलग संगठन बने, लेकिन तब तक कोई संगठन नहीं था जिस एक झंडे के नीचे सब साथ होकर कोई क्रांति करे। तो संगठन का अभाव इसकी असफलता का एक कारण है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में जो मध्यम वर्ग था और कुछ जमींदार थे जो, ठीक है, जिन पर कर नहीं लिया जाता था या कम कर लिया जाते थे, कुल मिलाकर देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार के चापलूस थे। ठीक है, और मध्यम वर्ग क्या था, तब नौकरियां करता था ब्रिटिश के अंडर में। तो इन लोगों ने इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, कुछ भारतीय तो ऐसी थी जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी भारत में ही, तो क्रांति का विरोध कर रहे थे कि ऐसी क्रांति भारत के लिए खतरा हो सकती है। और देखा जाए तो उन्होंने सीधे सीधे क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो ये क्या है, असफलता के कारण है 1857 की क्रांति का। साथ ही अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारियों के पास जो विद्रोह हुआ था 1857 का,
उसमें अंग्रेजों की तुलना में संसाधनों की कमी थी। उनके पास नए नए हथियार थे, नई नई टेक्नोलॉजी थी, ज़्यादा उनके पास सैनिक थे, वो प्रशिक्षित थे, ठीक है। तो उस चीज़ की कमी भारतीयों के पास थी। जो क्रांतिकारी थे उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। अगर थी भी तो किसके कब्जे में थी? अंग्रेजों के कब्जे में थी। साथ ही मैंने आपको बताया कि इस क्रांति में उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव था, यानी इनका उद्देश्य क्लियर नहीं था। ये क्रांतिकारी गए बैरकपुर से, उसके बाद दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को इन्होंने मनाया कि आप हमारे लीडर बनिए। उसके बाद उनके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं था कि अगर हम इस क्रांति को जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे और कैसे कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। तो जो इस क्रांति को असफल बनाने में इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में भले असफल रहे क्रांतिकारी, लेकिन उन्होंने बिगुल बजा दिया था भारत में कि अब भारत को स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रिटिश ये समझ चुके थे कि बहुत टाइम तक अब हम लोग भारतीयों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते थे, ठीक है। ये ब्रिटिश को पता चल गया था। तो आपने देख लिया असफलता के कारण। अब हम देख लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई, इसके परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, अगर आप केवल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो आपको परिणाम एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता है, जब आप लोग डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने समझ बढ़ा के गए हैं, सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा है, तो वहीं पे आपको अपना मूल्यांकन है वही पता चल जाता है कि मैंने कितनी तैयारी अच्छे से की, कितने अच्छे से नहीं की, या मुझे कितना और करना है इम्प्रूव अपने आप में। तो वही चीज़ें हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो अब परिणाम देख लेते हैं कि इस क्रांति का परिणाम क्या रहा। देखिए, जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। और भारत में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन समाप्त कर दिया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब कहा गया कि भारत का जो प्रशासन करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश ताज करेगा, ठीक है। क्राउन को ये सौंप दिया गया। यानी कुल मिलाकर हम देखेंगे तो ब्रिटिश की संसद अब सीधे डील करेगी भारत के मुद्दों में, और जो संचालन करेगा, भारत का प्रतिनिधि बन के आएगा, उसको क्या कहा जाएगा? वॉइसरॉय कहा जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश क्राउन, एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश क्राउन कब से भारत में सत्ता यानी प्रशासन का संचालन करना प्रारंभ करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 हो जाएगा। इसे याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी की, ठीक है। हम परिणाम देख रहे हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। डलहौजी की जो हड़प नीति थी और जो ब्रिटिश की विस्तारवादी नीतियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया। कि ब्रिटिश का जो अब साम्राज्यवादी है, वो अपने में जो राज्य मिलाते जा रहे थे, उनको समाप्त कर दिया गया, उस नीति को। तो आप समझ सकते थे, ब्रिटिश समझ गए थे कि इस प्रकार की अगर हम हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से डलहौजी की नीतियां हैं, तो अब भारत में जल्दी ही चिंगारियां उठेंगी आंदोलन की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट परिणाम देख लेते हैं। जो देसी रियासतें थी, उनके जो राजा थे, उनकी जो पुरानी स्थिति थी, उसको बनाए रखा गया कि आप लोगों की जो स्थितियां होंगी, जो अधिकार हैं, वो वैसे ही रखे गए, ठीक है। सेना के क्षेत्र में भारी बदलाव किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी 5 भारतीय सैनिक थे और एक क्या था? ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था सेना में। अब इन्होंने इस अनुपात को क्या कर दिया? 2:1 कर दिया। 2 भारतीय सैनिक और 1 ब्रिटिश रहने दिया, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही इन्होंने क्या किया? देखा कि सेना, जब ये विद्रोह हुआ 1857 में, तो देखा उस टाइम पे कि जब विद्रोह हुआ तो किस एरिया के सैनिक थे इसमें। तो उस टाइम पे कौन कौन थे? दिल्ली, अवध, बिहार, और जो क्षेत्र क्रांति में सम्मिलित हुए थे, उनके सैनिकों को यहाँ से नहीं लिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने अब सेना में नई भर्तियां की, जिसमें गोरखा और जो सिख क्षेत्र थे वहाँ से नई भर्तियां, ठीक है। तो ये चेंज सेना में उन्होंने किए, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से ऐसी क्रांति होगी, तो अब उस क्रांति का रूप बहुत बड़ा होगा। चलिए, नेक्स्ट परिणाम देख लेते हैं। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम पेपर।
ठीक है, कि कब भारत सचिव का पद सृजित किया गया, तो 1858 में, ठीक है, इस क्रांति के बाद। और जो भारत सचिव का पद था उसकी जो सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया गया, उसमें कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, इसे भी याद रखें। साथ ही ब्रिटिश ने कहा कि उसने उसने आश्वासन दिया कि भारत के जो सामाजिक और धार्मिक मामले हैं, अब ब्रिटेन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ भारत में मुगल वंश जो अंतिम चला आ रहा था उसकी समाप्ति की गई और बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेंगे आप। साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जो ब्रिटिश प्रतिनिधि होगा भारत में, अब क्या होगा, गवर्नर जनरल की जगह में वाइसरॉय होगा, इसे ध्यान रखेंगे। और भारत का प्रथम वाइसरॉय बन के कौन आया, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 में भी लॉर्ड कैनिंग ही चल रहा था, क्योंकि वो गवर्नर जनरल था। अब पद का नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया गया, तो भी वही था, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वाइसरॉय कब बनाया गया या कब से स्टार्ट किया गया, तो 1858। और पहला कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो परिणाम थे जो 1857 की क्रांति के रहे। इसके बाद हम इसका नेचर देख लेते हैं, इसका स्वरूप देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई तो जो इतिहासकार होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, ये बहुत सारी किताबें लिखते हैं, उनमें बताते हैं कि जो ये क्रांति हुई या जो ये घटना हुई उसके बारे में अपने तथ्य बताते हैं, अपने विचार बताते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले नकारात्मक पक्ष को देखेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कौन होंगे, ब्रिटिश विचारक ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि वो किसकी तरफ से बोलेंगे, ब्रिटेन की तरफ से बोलेंगे। देखिए, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं 4-5 लोगों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये क्या होते हैं, कोटेशन होती हैं, पूछ ली जाती हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं, LER रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, एक विद्रोह था। यानी इसका मतलब ये है, जो ईसाई मिशनरीज भारत में आई थी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ये उनके विरुद्ध युद्ध था, उन भारतीय लोगों का जो धर्म में अंधे हो चुके थे। तो बिल्कुल ही गलत चीज़ थी ये। एक कारण था धार्मिक, लेकिन ये पूरी तरीके से केवल धार्मिक कारण ही नहीं था इस क्रांति का, ठीक है। तो अपने आप में विरोधाभास है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, TR होम्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये सभ्यता व बर्बरता के बीच एक संघर्ष था, ठीक है। चलिए याद कर लेंगे कोटेशन को। नेक्स्ट है चार्ल्स नेपियर, ये कहते हैं 1857 का विद्रोह उच्च जातीय भाड़े के सैनिकों का विद्रोह था, जो कि बिल्कुल गलत है। भाड़े के सैनिकों की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से ये जो क्रांति थी ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था ये। इसके अलावा लॉरेंस सीके और ट्रेवेलियन जो हैं वो कहते हैं कि ये क्या था, ये सैनिक विद्रोह था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा RC मजूमदार कहते हैं कि न ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय संग्राम था और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। तो मजूमदार ने भी ये नेगेटिव ही बोला है इस क्रांति के बारे में, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। जो पहला कोटेशन मैंने आपको ये बताया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा, ये लास्ट वाला जो मजूमदार है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेंगे और बाकी को भी देख लेंगे, कभी कभी ये वाला भी आ सकता है इसमें, ठीक है। सभ्यता व बर्बरता के बीच क्या था, ये संघर्ष था, ठीक है। तो ये क्या था, क्रांति का स्वरूप था। इसके अलावा आप देखेंगे, ये हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं कि किसने क्या कहा, और इसमें जो मेन है वो है VD सावरकर, ठीक है। VD सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन किया और उसके बाद एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1909, ठीक है। 1909 ये क्या है, पब्लिश डेट है इसकी ये, ठीक है। साल कौन सा है, जब ये पब्लिश हुई होगी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे लिखा होना चाहिए 1857। अब आप देखिए, ये तो बुक का पूरा नाम है, कभी ये पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखिए मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
ये बुक का नाम बहुत बार पूछा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन ज़्यादातर ये पूछी जाती है इस नाम से। ठीक है, 1857 की क्रांति पे लिखी गई है और पब्लिश, क्योंकि बुक तो एक ही है, पब्लिश हुई थी 1909 में। ठीक है, तो 1857 केवल एक विद्रोह नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष था। किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। ठीक है, सबसे बड़े समर्थक, और इन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्णन किया है इस बुक में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप, बहुत बार ये बुक पूछी जाती है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोक सेन ने कहा है कि ये क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसे दी है इस क्रांति को। ठीक है, तो ये हो गई है 1857 की क्रांति। और अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 पॉइंट को। ठीक है, वैसे तो हमने जो मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा है उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास रिवीजन के लिए, हम कर लेते हैं। चलिए, जो हड़प नीति थी वो किसकी थी? तो लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था इसके अंतर्गत? अपने साम्राज्य, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका विस्तार किया था इस नीति के अंतर्गत, जो कि क्या था, एक कारण था इस 1857 की क्रांति को बढ़ने में। चलिए नेक्स्ट, डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1856 में मिलाया, और उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनाम अधिनियम कौन लाया? तो ये भी कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। कब? 1852 में। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय क्या था? अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, भारत में, और इसको याद कर लेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सती प्रथा का जो अंत किया गया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस टाइम पे किया गया, और 17वां अधिनियम 1829 के अंतर्गत सती प्रथा को निषेध कर दिया गया भारत में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, कभी अधिनियम पूछ लिया जाता है, कभी साल पूछ लिया जाता है, और कभी गवर्नर जनरल का नाम पूछ लिया जाता है। तो 3 चीजें सती प्रथा से याद रखी। इसके अलावा जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था भारत में वो 1856 में आया था, याद रखना इसे। ठीक है, और ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार का जो अधिकार दिया गया था वो 1813 के चार्टर में दिया गया था। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं पूरा ये चार्टर जो है ये भी पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, और बैरकपुर छावनी कहाँ है? ये है बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने दिया था ये नारा, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा मंगल पांडे को फांसी दी गई, यहाँ पे गलत लिखाई है। ठीक है, फांसी दी गई, तो कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को, इस डेट को याद रख लें। ठीक है, चलिए क्रांति का वास्तविक जो शुरुआत थी वो कहाँ से की गई? तो 10 मई 1857 को की गई मेरठ से। ये डेट बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नायक हमने पढ़े किसने कहाँ से नेतृत्व किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडेक्स आप लोग याद कर लेंगे। साथ ही मैंने जो मैप में आपको बताया कि इस क्रांति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था वो भी आप देख लेंगे। और वैसे ही क्वेश्चन एक मैंने पूछा है जो बहुत पूछा जाता है, लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 से 10 जो स्थान है वो याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल जो हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, 2 पार्ट में, और आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमेशा, हर एग्जाम के लिए। केवल एक ही चीज़ को नहीं कि केवल सिलेबस में है तभी आपको कवर करना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को भगा के हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कर लेंगे ये, लेकिन ये आप लोगों की गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि बुक्स नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल से अगर समझना है तो क्या आप एक टॉपिक को 1 घंटा कभी दे सकते हैं ना, तो उस घंटे में पूरा उसको क्लियर कर लीजिए, फिर उसके नोट्स बनाइए, उससे क्वेश्चन आंसर बनाइए, वो आपकी सेल्फ जो है मेहनत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल, पढ़ते रहिए।